कहा गया कि इस जो इक्वेशन दिए गए हैं किस मान के लिए, m के किस वैल्यू के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगर दो इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो उसके कोई हल नहीं होंगे अगर a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो, जहाँ पे a1 x का गुणांक होता है, a2 x का गुणांक, b1 b2 y के गुणांक और c1 c2 कांस्टेंट है। यानी आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन्हीं दोनों से निकल आएगा। आप a1 बटे a2 यानी कि x के गुणांक 18 बटे 7, अगर ये बराबर हो गया b1 बटे b2 यानी -72 बटे -m यानी 72 बटे m की, तो पहला केस यही होल्ड हो गया। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसे हल नहीं होना है, तो 18 चौको 72 यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 7 चौको 28। क्लियर हो गया। ऐसे प्रश्नों को कभी लिख के नहीं सॉल्व करना है। आपको पता है 225 का वर्गमूल 15, 15 154 में जुड़ेगा 169 जिसका वर्गमूल 13, 13 108 में जुड़ेगा 121 जिसका वर्गमूल 11, 11 25 में जुड़ेगा 36 जिसका वर्गमूल 6, 6 10 में जुड़ेगा 16 जिसका वर्गमूल 4 बटे में। देखो 19.25 गुणे 4, 19 चौको 76, 1 77 हो जाएगा। 77 में 4 से गुणा करोगे, 70 गुणे 4 कितना होता है, 70 गुणे 4 280, 77 गुणे 4 अगर लिखना है तो 77 गुणे 4, 70 गुणे 4 280 और 28 यानी 308 ये हो गया। और 308 में 16 जुड़ेगा 324 जिसका वर्गमूल 18, 4 बटे 18 कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 9 18। कहा गया ए और बी हैं जो कोई कार्य एक साथ काम करें तो 48 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी अगर स्टार्ट कर दें दोनों भाई साहब तो ये 48 दिन में कर सकते हैं। अब कहा गया ए जो है बी का 4 गुना कार्य कुशल है, यानी बी 1 यूनिट करता है तो ये इसका 4 गुना यानी 4 यूनिट करता है। तो कहा गया बी अकेले कितने दिन में, आपको पता है एक दिन में 5 यूनिट हो रहा था तो 48 दिन लगे, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 48 गुणे 5। और करना किसने है, बी ने। बी करता है एक दिन में एक काम, तो 48 गुणे 5 करने के लिए 48 गुणे 5 दिन यानी 240 दिनों की आवश्यकता होगी। कहा गया कि 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक खंबा है एक मीनार है, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण आपको दिया गया 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 डिग्री। खंबे की ऊंचाई है 24√3, यहाँ पे लिख दो 24√3 है, ठीक है। आपसे कहा गया कि अगर ये दूरी 60 फीट हो तो मीनार की ऊंचाई बताओ। आपको पता है ये 24√3 है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 24√3। आपको पता है ये वाला 60 है, ये कोण 60 अंश का है, तो ये कितना हो जाएगा। आपको पता है अगर ये कोण 60 अंश का हो तो जो परपेंडिकुलर होता है वो आधार का √3 गुना होता है, यानी अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60√3, यानी ये कितना हो गया 60√3, ठीक है। अब ये 60√3 है और ये 24√3 है, तो पूरे मीनार की ऊंचाई 60 + 24 यानी 84√3 हो जाएगी। देखो श्रीमती दीपा देवी 30% बचाती हैं, 42,000 वेतन है, तो व्यय कितना है 30% बचाती है यानी 70% खर्चा। 42,000 का 10% 4200, 70% 4200 गुणे 7, तो 7 चौको 28,000 और 1400 और जोड़ दो 29,400 आपका उत्तर हो जाएगा। कहा गया एक क्या है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप। अगर कोई वृत्त है उसके अंदर कोई वर्ग बना है तो हमेशा समझना कि जो वृत्त का डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर अगर त्रिज्या 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10। वृत्त का जो डायमीटर होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। वर्ग की भुजा अगर ए हो तो विकर्ण होता है a√2, a√2 बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं a बराबर 5√2। अब अगर भुजा 5√2 है तो परिमाप पूछा गया है, परिमाप कितना हो जाएगा 4a, यानी कि 4 गुणे 5√2 यानी 20√2। देखो रेशमा के बारे में कहा गया, रेशमा 45 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से यानी 3 घंटे का टाइम इधर लगा, 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से यानी 2 घंटे का टाइम इधर लगा, और 6 किलोमीटर की दूरी 2 की स्पीड से यानी 3 घंटे का टाइम इधर लगा। तो कहा गया कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 45 80 125 6 131 और टोटल टाइम कितना लगा 3 3 6 2 8 घंटे का, 131 8 घंटे में, यानी 8 से काटोगे 8 × 8 5 51 8 6 48 और 3 30 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 8 8 64 यानी 16.38 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड। त्रिभुज ABC बी पर समकोण है, कोई बात नहीं, बी पे हमने समकोण बना दिया, हालांकि ये ट्रायंगल कम लग रहा है, ABC कोई ट्रायंगल है जो बी पे समकोण है, ठीक है। कहा गया CAB जो कोण है ये वाला 60 डिग्री का है। अब आप बताओ ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है, और AB बराबर 12 है, ये 12 है। आपको पता है अगर ये 60 डिग्री होता है तो जो आधार है इसका √3 गुना होता है लंब, यानी ये कितना हो जाएगा 12√3। सिंपल सी बात है, तो BC की लंबाई निकालनी थी। कहा क्या गया कि सलोनी जो है, ठीक है, सलोनी के 4 पेपर में औसत 51 है, 5वें पेपर में 56 मिले। अब एक बात बताओ, अगर 5वें पेपर में भी केवल 51 मिले होते तो उसका एवरेज ही 51 हो जाता, लेकिन उसे 5वें पेपर में 5 नंबर ज़्यादा मिल गए।
ये 5 नंबर जो ज़्यादा मिलेंगे वो पाँचों पेपर पे डिवाइड होंगे, यानी पाँचों पेपर पे एक एक बढ़ाएंगे। यानी अगर पाँचों पेपर पे एक एक नंबर औसत बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो औसत बढ़ा रहे हैं। तो औसत 51 था, 5 पेपर पे 5 नंबर बढ़ा, यानी एक बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 52, यानी कि सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत कितना हो गया 52। कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन के लिए दी गई। बेलन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया अगर रेडियस r हो और ऊंचाई h हो तो 2 पाई RH होती है। ये बराबर दिया गया 126 पाई, 126 पाई, ठीक है। ऊंचाई 14 दी गई, 14 से 126 कटेगा कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 हो गया। पाई से पाई कट गया, 2r बराबर 9, तो r बराबर कितना हो गया 9/2। अब आपसे आयतन कहा गया था, आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h। यानी अगर हम इसमें r/2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमेशा याद रखना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम r/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आ जाता है भैया, अगर हम सरफेस एरिया में r/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम हो जाता है। यानी आप लिख लेना सरफेस एरिया गुणे r/2 बराबर वॉल्यूम। तो r/2 से 126 पाई में गुणा करना है, यानी r/2, r की वैल्यू 9/2 थी तो r/2 कितना हो जाएगा 9/4 और गुणे 126 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व वॉल्व कर लेना, 2 से 2 कटा, ये 63 हो गया। 63 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 63 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, हासिल आई 2, 9 × 4 = 54, 2 56 और बटे में 2 पाई। काटोगे तो कितना हो जाएगा 283 सही, 1/2 पाई आंसर। क्या कहा गया, कहा गया कि एक नमूना नहीं, मतलब सैंपल का जो मीन है वो 60 है, मीडियन 48 है, मोड निकालना है। आपको पता है मीन, मीडियन और मोड में जो रिलेशन होता है वो होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 × मीडियन। ये बराबर किसके होता है, 3 × मीडियन बराबर होता है बहुलक यानी मोड प्लस 2 × क्या, 2 × मीन माध्य। ये फॉर्मूला लिख लेना। तो यहाँ पे 3 × मीडियन, मीडियन कितना है 48, तो यानी 48 × 144 हो गया। ये बराबर मोड, मोड हमें निकालना है, मीन 60, 60 दूना 120, यानी 144 बराबर m प्लस 120, तो m बराबर 24। क्लियर। मोड कहा गया क्या होगा, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। सबसे ज़्यादा बार आने वाले की संख्या, 13 कितनी बार आया है 1 2, तो यहाँ पे 13 के आगे 2 लिख लो। और देखो 15 कितनी बार आया है, 15 1, 15 एक बार हो गया। 31 कितनी बार आया है 1 बार, 31 एक बार आया है। 12 कितनी बार आया है 1 बार, कोई बात नहीं, हमें 2 से ऊपर देखना है। 27 कितनी बार आया है, 27 1 2 3, यानी 27 3 बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, ठीक है। 30 कितनी बार आया है 1 बार, 28 कितनी बार आया है 1 बार और 16 कितनी बार आया है 1 बार, यानी आपका सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 27, तो बहुलक क्या हो गया 27। देखो केंद्रक क्या होता है, मीडियंस का क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। अब अगर इसका देखो PQR कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका जो मीडियन है, कोई मीडियन होगी, PM मान लो मीडियन थी, इसका केंद्रक L था। और आपको पता है जो मीडियन होती है उसको केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी PL और LM का अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक है। PQ की लंबाई 6 है, PQ की लंबाई 6, PQ क्या है भुजा है। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के लिए जो मीडियन होती है उसकी लंबाई कितनी होती है A√3/2, अगर A भुजा हो तो A√3/2 मीडियन होती है। यहाँ पे PQ 6, यानी A बराबर 6, 6√3/2, यानी कि इसकी माध्यिका कितनी हो गई 3√3, और 3√3 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि 2 ये है और 1 ये है, यानी 3 बराबर 3√3, तो 2 बराबर 2√3। तो PL की लंबाई निकालनी थी 2√3, आंसर हो गया। बात को समझना, कहा गया एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल पे 50% अधिक अंकित करता है। अब ये सब दिमाग में करना है, यानी कि 100 का खरीदा 150 लिखा, कहा गया फिर 20% की छूट, 150 पे 20% की छूट, यानी 80% पे बेचता है। 150 का 80%, 150 का 10% 15, तो 80% 120, यानी 120 पे बेचता है, यानी 100 का सामान 120 पे बेचता है, ठीक। अब कहा गया कि वो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी कि वो 100 रुपये, यानी ऐसे समझिएगा कि 100 रुपये वाली चीज़ 120 में लिखता है, लेकिन 100 रुपये में 100 ग्राम ना बेच के 90 ग्राम बेचता है, यानी क्रय मूल्य तो इतना है, 100 रुपये में वो 100 ग्राम खरीदता है, लेकिन बेचता है 120 रुपये में 90 ग्राम, यानी 1 रुपये में खरीद के 4/3 रुपये में बेचता है। 1 रुपये में खरीद के 4/3 में बेचता है, यानी प्रॉफिट कितने का 1/3 का। 1/3 होता कितना है 33%। देखो ABC की बात की गई, वो 3:4:8 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉफिट मिलता है उनको 2:3:5 के अनुपात में मिलता है। ये है प्रॉफिट, ये है इन्वेस्टमेंट,
टाइम का रेशियो पूछा गया। हमेशा समझिएगा अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो आप कहेंगे प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, यानी 2 में इसके इन्वेस्टमेंट यानी 3 से डिवाइड कर दो, 3 में इसके इन्वेस्टमेंट 4 से डिवाइड कर दो, 5 में इसके इन्वेस्टमेंट 8 से डिवाइड कर दो। अब चूंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता तो आप 3 4 8 का एलसीएम ले लो, 24, 24 से गुणा कर दो, 24 से गुणा करोगे तो ये आपको पता है यहाँ पे 8 से गुणा होगा, यहाँ पे 6 से गुणा होगा और यहाँ पे 3 से गुणा होगा, यानी आपका रेशियो कितना हो गया 16, 18 और 15। देखो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, ठीक है, ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, यानी 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि डिफरेंस कितना है 10 वर्ष। 6 साल पहले यानी 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि अब से 6 साल पहले अब से 4 साल बाद, यानी -6 और +4 यानी डिफरेंस 10। 10 वर्ष में रेशियो में कितने का चेंज हुआ 4, यानी 4 रेशियो बराबर 10, यानी 1 रेशियो बराबर 2.5, 1 रेशियो बराबर 2.5। अब 7 आपसे ए की आयु पूछी गई, आपको पता है कि 6 साल पहले उसकी आयु 7 रेशियो थी, 7 रेशियो कितना हो जाएगा 7 गुणे 2.5, यानी कि कितना हो जाएगा 17.5। 6 साल पहले अगर 17.5 थी तो अभी कितनी हो जाएगी 17.5 + 6 यानी कि 23.5, यानी 23 सही है 1/2 साल। देखो x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, x और y का महत्तम समापवर्तक 15 होने का मतलब कि x मान लो 15a है और y 15b है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका ए और बी को प्राइम नंबर है, यानी ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब कहा गया इसका और इसका एचसीएफ क्या होगा, देखो 36x² माइनस 81y² को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर माइनस 9y का होल स्क्वायर, यानी 6x माइनस 9y 6x + 9y, ये पहला टर्म बचा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें से कॉमन ले लूँ 3, इसमें से कॉमन ले लूँ 3 तो आपका बाहर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3y और यहाँ पे बचेगा 2x + 3y, ये तो बचेगा। अब देखो दूसरे टर्म की बात करें 81x² माइनस 9y² को लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, यानी ये 9x - 3y लिखा हुआ है और दूसरा वाला 9x + 3y लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें 3 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, यानी कि टोटल कॉमन कितना हमारा हो जाएगा 9, इधर बचेगा 3x - y और इधर बचेगा 3x + y। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, लिखते रहिएगा साथ में। अब देखो हमें पता है भैया कि इसका और इसका एचसीएफ निकालना है, तो 9 तो पहले कॉमन आ गया तो 9 को अलग रख लो। दूसरी चीज़ देखो x और y, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, समझिएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 15 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x और y का महत्तम समापवर्तक क्या है, x और y का महत्तम समापवर्तक कितना है, x और y का महत्तम समापवर्तक 15 है, तो यहाँ से भी 15 कॉमन, 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 यानी कि आप कहेंगे कि इसका एचसीएफ जो बनेगा वो 9 × 15 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो एचसीएफ की बात करें तो इसमें से 15 निकला, ये वाला 15, इसमें से 15 निकलेगा, ये वाला 15, देखो इसमें से 15 निकला यहाँ, यानी ये लिखा है 9 × 15 × 15 और ऐसे लिखा हुआ है ये 9 × 15 × 15, ठीक है, बाकी कुछ भी लिखाओ, तो यानी जो मैक्सिमम इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 9 × 15 × 15, इतना तो मिनिमम होगा, यानी 9 × 15 × 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कि जो इसका एचसीएफ हो किससे डिविजिबल होगा, तो 9 × 15 × 15 किससे डिविजिबल होगा 9 × 15 से, यानी 135 से डिविजिबल होगा। क्या 180 से होगा, नहीं। क्या 120 से होगा, नहीं। क्या 90 से होगा, नहीं, ठीक है। मतलब एचसीएफ नहीं पूछा गया, एचसीएफ तो हो जाता 9 × 15 × 15, ठीक है, लेकिन हमें यह पूछा गया था इवन 9 × 15 × 15 के बाद ये एचसीएफ हो जाता, लेकिन वो पूछा गया था किससे डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 9 × 15 × 15 135। कहा गया विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी, अंतःकोणों का योग। अगर किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो उनके कोणों का योग अंतःकोणों का योग होता है n - 2 × 180, ये बराबर 2700 दिया गया। अब 180 से ये काटेंगे तो ये 15 आएगा, यानी n - 2 बराबर 15, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 17। अब अगर भुजाओं की संख्या n हो तो विकर्णों की संख्या होती है n × n - 3/2, होती है नहीं होती, तो आप ये कितना हो गया 17 × 17 - 3 14 बटे 2 से 14 कटेगा 7, 17 7 119 विकर्ण हो जाएंगे। देखो x कोई राशि है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, 2/5 गुना कितना होता है बताओ 40%, 5 साल में 40%, ब्याज दर कितनी हो जाएगी 8%। देखो कहा गया ये संख्या किस संख्या से विभाज्य है। अब देखो सबसे पहले अगर 16 से विभाज्य होगी तो 8 से विभाज्य अपने आप हो जाएगी, 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 नहीं है, ठीक है। अब 11 से भी चेक कर लो, 11 से डिविजिबिलिटी 11 से डिवाइड भी कर सकते हो, अल्टरनेट डिजिट का सम भी ले सकते हो। मैं
11 से डिवाइड करूँ? नहीं, अल्टरनेट डिजिट का सम ले। तो 1 5 6 2 8 और 6 14, 14 इधर हो गया और 2 4 6 और 1 7 इधर हो गया। 14 और 7 का डिफरेंस क्या 0 है? नहीं। क्या 11 का टेबल का है? नहीं। तो ये 11 से नहीं डिविजिबल। अब 16 और 8 में 16 चेक कर लो। 16 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली संख्या 16 से कटनी चाहिए। लास्ट 4 डिजिट से बनने वाली संख्या कितनी है? 4216। 16 से डिवाइड करोगे 16 दूना 32, 10 101, 16 छक्के 96, 5 56, नहीं कट रहा है, यानी 16 से नहीं कटेगा। अब 8 से काट के देख लो, 16 से नहीं कट रहा तो एक ही ऑप्शन बचा, 8 से कटेगी। ठीक है। 10% की तो क्रमिक छूट आपको पता है x % की क्रमिक छूट होती है 2x - x² / 100%। तो 2x x बराबर 10, 20 - 1 21, कितना 21 से 19। देखो ये सब ट्रिक वाले प्रश्न नहीं है, ये सब बेसिक से प्रश्न है। देखो कहा गया 80 लीटर दूध में दूध जो है वो 60% है। अब हमें दूध को 80% बनाना है। देखो अगर दूध 60% है तो हमें क्या मिलाना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि पानी कितना है, 40%, यानी पानी कितना था 32 लीटर। 40% यानी 32 लीटर। अब हमें दूध को 80% बना देना है। दूध को 80% यानी पानी बचा 20%, और चूंकि पानी मिलाना नहीं है यानी कि जो भी मिक्सचर है उसका 20% बराबर 32 है। जो भी मिक्सचर नया वाला बना उसका 20% यानी 1/5 पाँचवा हिस्सा 32 है, यानी पूरा कितना हो जाएगा 160। यानी 160 लीटर अगर हम बना दें किसी दूध को मिला के तो ये हमारा 80% हो जाएगा दूध। तो 80 लीटर था, 160 लीटर बनाना है, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा 80 लीटर। देखो इसको सॉल्व करना है। -2 × -1, ये 2 हो गया, 2 1 3, 3 7 21, यानी इतने की वैल्यू हो गई 21। इसके आगे डिवाइड का साइन लगाओ। -2 ये 9 3 12 2 14, माइनस का 14 डिवाइडेड बाई का साइन लगा हुआ। -14 गुणे -6 यानी कि प्लस का 84 हुआ, और -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है यानी कि माइनस का 84 हो गया और 3 माइनस। देखो ये इतना तो प्लस 84 हुआ था लेकिन माइनस एक और लगा हुआ यानी कि 3 - 84 डिवाइडेड बाई 21। 21 से 84 कटेगा 4, 3 में से 4 घटेगा -1। ये सब मुंहजबानी करने वाले प्रश्न है। देखो इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो। x बराबर 3 रख लो, y बराबर 2 रख लो। 3 दूनी 6, 4 9 36 और 4 40। तो x बराबर 3, तो 2 3 6 और प्लस x बराबर 3, y बराबर 2, यानी कि y बराबर 6 2 8। आंसर आ जाएगा। समझिएगा एक ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, समलंब आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी, बस वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा यानी ट्रेपेजियम हो जाएगा। उनकी साइड का जो डिफरेंस है वो a और a + 12 है, यानी ऊपर वाला अगर a है तो ये a + 12। इनके बीच की जो दूरी है, दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है 60 है। कहा गया क्षेत्रफल। अब ट्रेपेजियम के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a + a + 12, यानी 2a + 12, इसमें से 2 कॉमन ले लो यानी 2 टाइम्स ऑफ a + 6, और इंटू इनके बीच की दूरी यानी 60 बराबर कितना दिया गया 1380। यही तो क्षेत्रफल दिया गया। अब इसमें क्या था? कुछ नहीं, 6 से 1 काटेंगे 23, 2 से 2 कट गया। a + 6 बराबर 23 यानी a बराबर 17। a 17 हो गया यानी ये भुजा हो गई 17 और ये भुजा हो गई 29। फॉर्मूला याद रखना था बस। समझिएगा प्रश्न को। कहा गया कि 3 छात्र सही नहीं लिखा है, 3 छात्र द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रोबेबिलिटी दी गई, यानी कि वो इतनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 7, अगर 7 बार सॉल्व करेंगे तो 3 बार सही निकलेगा, और ऐसे 5/9 ऐसे 1/5, यानी a के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/7, यानी a के नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आपको पता है सॉल्व करने कोई चीज़ पॉसिबल होने की और इम्पॉसिबल होने की प्रोबेबिलिटी का योग 1 होता है। तो अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 7 में से 3 बार अगर वो सही करता है तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7। अरे अगर एक बात बताओ 7 बार वो सॉल्व करता है, 3 सही करता है तो बाकी 4 गलत, यानी कि 7 में से 4 यानी गलत होने की प्रोबेबिलिटी इसकी आगे 4/7। ऐसे बी के गलत करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/9 वो सही करता है, 1 - 5/9 गलत वाला हो जाएगा, और ऐसे सी के प्रोबेबिलिटी है गलत करने की 1 - 1/5 यानी 4/5, 4/5। ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया? कहा गया समस्या के हल होने की प्रायिकता क्या होगी? एक बात बताओ, अगर समस्या के हल होने की प्रायिकता निकाले, आप ये बताओ अगर हम ये निकालें हल कब होगा? कोई प्रॉब्लम सॉल्व कब होती है? जब तीनों में से कोई एक सॉल्व कर दे तो मतलब सॉल्व हो गई। ठीक है। तो आप पहले निकाल लो कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ये भी ना सॉल्व कर पाए, ये भी ना सॉल्व कर पाए, ये भी ना सॉल्व करे, तो तीनों की यानी कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PA गुणे PB गुणे PC। समझ लो, यानी कि प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गुणे बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गुणे सी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कितना हो जाएगा 4/7 गुणे 4/9 गुणे 4/5 यानी 64 बटे में 7 × 5 = 35 9 315, यानी ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, यानी तीनों में से किसी से नहीं सॉल्व हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 64/315। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तीनों में से किसी एक से
एक माइनस ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1 माइनस 64/315, यानी ये कितना हो जाएगा 251/315। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी में करवाऊंगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। देखो कहा गया एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहा गया इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, यानी कि भुजा ये 8 है। कहा गया इसका तिर्यक कोण, तिर्यक कोण क्या होता है? तिर्यक कोण ये वाला होता है, यानी कि ये वाला, इसकी जो ऊंचाई है वो 24 है। तो आपको वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आपको मैं बता दूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो ये वाला जो इसका बेस, पिरामिड का जो बेस होता है उसी शेप में आपको ऊपर मिलता है, मतलब उतने ट्रायंगल मिलते हैं। यानी कि इसका बेस क्या है? इसका बेस है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल अगर बेस है तो इसके कितने ट्रायंगल में कितनी भुजाएं? 3। तो इसके कितने सरफेसेस मिलेंगे? 3। यानी कि ये वाला जो सरफेस होगा वो ट्रायंगुलर होगा। ये भुजा दी गई 24, ये भुजा दी गई 8। तो पहले तो इसकी स्लैंट हाइट निकालो, यानी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? आपने कहा ये 24 है, ये 8 था, परपेंडिकुलर ड्रा करा तो ये 24 है। देखो ये 24 है, ये 24 है, यानी ये दोनों 24 है। तो इक्विलेट आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये 24 है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्टर होता है, यानी ये 4 हो गया। ये 24 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचेगा इधर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 36 माइनस 1 35, यानी हाइट आ गई 35। अब आपके पास ये हाइट आ गई 4√35। क्लियर हो गया? हमारी हाइट कितनी आ गई? हमारी नहीं, मतलब इसकी हाइट कितनी आ गई? 4√35। समझ आ गया? अब आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आप आराम से निकाल सकते हो। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, बेस की एरिया √3/4, इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 इंटू एरिया ऑफ सरफेस। एरिया ऑफ सरफेस कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू बेस, बेस तो यही होगा 8 और इंटू हाइट कितनी है? 4√35। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आप देखो 64 को 4 से काटेंगे 16√3, 16√3 और इधर कितना हो गया? 2 चौको 8, 3 चौको 12, चौको 48√35, यानी कि 16√3 प्लस 48√35, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर? देखो 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात, कुल पैसे हैं इतने, तो 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर। देखो 25 पैसे के 5 यानी 125 पैसे हो गए, यानी 1.25 रुपया हो गया। 50 पैसे के 4 सिक्के यानी 2 रुपया हो गया। 2 रुपये के 3 सिक्के यानी 6 रुपया हो गया। 5 रुपये का एक सिक्का अगर हो तो कितना रुपया बनेगा? इतना। 6 5 11, 2 13 और एक 14.25। लेकिन रुपया 14.25 ना होके कितना है? 285, यानी 14.25 रुपये जो आया है। हमने सिक्के 5x, 4x, 3x और x माने होते तो हमारे रुपये होते 1.25x, 2x, 6x और 5x, यानी 14.25x टोटल रुपये होते। ये बराबर 285, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर 20 हो गया। तो आपसे कहा गया 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों के बीच का अंतर। 25 पैसे कौन से वाले हैं? ये वाले। और 5 रुपये वाले ये कौन से हैं? ये वाले। तो 5x और x का अंतर है यानी 4x, x बराबर 20, तो 4x बराबर 80। देखो 6500 की राशि को 2 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक ब्याज। अगर 10% वार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही कितनी हो जाएगी? 5%। अब आपसे कहा गया 6500 रुपये हैं, 5% ब्याज दर है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। यानी 6500 रुपये पे हमसे कहा गया, आपको पता है एक छमाही में हो जाएगा 1 + r/100, यानी 1 + 5/100, यानी 1 + 1/20, यानी कि एक छमाही में हो जाएगा 6500 का 21/20। 2 छमाही कितना हो जाएगा? 21/20 का स्क्वायर। 3 छमाही 21/20 के पावर 3। 4 छमाही में इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। 7900 के अराउंड आएगा। cos 120 का सटीक मान। अब cos 120 कैन बी रिटन एज cos 90 + 30। अगर आपको नहीं भी याद है तो cos 90 + थीटा आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव हैं, इसमें साइन cos, तो 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी निगेटिव वैल्यू देगा। और 90+ पे cos साइन हो जाता है, साइन cos, यानी माइनस में sin 30 हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू हाफ माइनस हाफ, यानी कि -0.5। तो ये थे 30 प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।